नमस्कार साथियों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है उत्तम पाठशाला पर। और व्याख्याता प्रश्न पत्र प्रथम के लिए हमने रसायन विज्ञान की क्लास स्टार्ट की थी, जिसका एक भाग पूरा हो चुका है। आज का जो हमारा मुख्य अध्याय है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की है और उनके किस प्रकार के क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में 1 नंबर पार्ट में हमने पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं, जो मुख्यतः हमारे सिलेबस के अंदर आती है। उनमें से मुख्य मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो संयोजन और योगात्मक अभिक्रियाएं या कॉम्बिनेशन या एडिशन अभिक्रियाएं क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक या अभिकारक या अभिकर्मक पक्ष पर क्रिया करके नया उत्पाद बनाते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें कोई न कोई क्रियाकारक रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट है, वो क्रिया करके एक नया प्रोडक्ट देगा। यानी कि जो भी बनने वाला हमारा जो रिएक्टेंट है उससे हमें एक नया प्रोडक्ट, जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो नया बनेगा। यानी रिएक्टेंट कितने भी भाग ले सकते हैं, बनने वाला एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। अधिकतर हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक या अभिकर्मक परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। जैसे मान लीजिए A+ में B कोई क्रिया करके क्या बना दे? AB। या हो सकता है AB+ में C अभिक्रिया करके क्या बना दे? AB और C। यानी संयोजन का मतलब, योगात्मक का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई ना कोई तत्व या यौगिक परस्पर क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, या जिनका परस्पर क्या हो रहा है? योग हो रहा है। यानी जहां पर योग हो रहा है वो अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाएगी। देखिए, इसके प्रमुख एग्जाम्पल की यदि हम बात करें कि प्रमुख एग्जाम्पल आपसे बार बार संयोजन अभिक्रियाओं के प्रमुख एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो दहन शब्द जहां भी मिल जाए, इस शब्द को आप अच्छे से याद करना है। दहन शब्द जहां भी आता है, दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। जैसे कोयले का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। तो दहन का मतलब जहां देखिए C+ में O2, दोनों का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है, और हमें क्या प्राप्त हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। यानी कि कार्बन है, यानी कि कोयले, कार्बन में क्या होता है? ये होता है आपका कार्बन, और कोयले में क्या उपस्थित होता है? अभी कार्बन होता है। और दहन में कौन सी गैस सहायक होती है? दहन में आपके O2 गैस सहायक होती है, यानी जलाने वाली जो गैस होती है ऑक्सीजन होती है। इसलिए हम कोयले का जब दहन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करती है। और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में क्या हो रहा है? योग हो रहा है। योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, यानी संयोजन हो रहा है, संयोग हो रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस, देखिए जो प्राकृतिक गैस होती है उसका नाम होता है मेथेन। प्राकृतिक गैस को क्या बोलते हैं? मेथेन। गोबर गैस भी क्या होती है? मेथेन। क्या होती है? मेथेन होती है। जब भी हम प्राकृतिक गैस का दहन करवाते हैं, प्राकृतिक गैस का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हैं, तो हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में क्या प्राप्त होता है? जल की प्राप्ति होती है, यानी एक नया उत्पाद बनने को मिलता है। ऐसी अभिक्रियाओं को भी हम क्या कहते हैं? योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे जल का निर्माण, जल कैसे बनता है? आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रियाएं भी आपकी क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसी प्रकार से अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण भी देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए, इसका पूछ सकते हैं कई बार, इसका निर्माण है वो किस विधि से होता है? हेबर विधि से किया जाता है। किस विधि से? हेबर विधि से। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आपके उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। एक उत्प्रेरक होता है और उस प्रेरक का नाम होता है निकल।
किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है? निकल उत्प्रेरक की। और कई बार इस अभिक्रिया को तीव्र गति से करवाने के लिए हम इसमें आयरन या मोलिब्डेनम का भी प्रयोग करते हैं। ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। तो इस अभिक्रिया को तीव्र गति से कराने के लिए हम क्या करते हैं? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है और इसको तेजी से करवाने के लिए हम इसमें आयरन या मोलिब्डेनम जैसे उत्प्रेरक का प्रयोग भी करते हैं। तो इस विधि का नाम पूछा जा सकता है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सी विधि काम में लेते हैं? हेबर विधि इसके लिए हम काम में लेते हैं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपकी संयोजन अभिक्रियाएं होती है, जितनी भी आपकी जो संयोजन अभिक्रियाएं होती है, ये संयोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है, ये हमेशा किस प्रकार की होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रियाएं होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। क्योंकि जब भी ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो हमें ऊष्मा या ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं, और अधिकतर जो संयोजन अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? देखिए साथियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का तात्पर्य होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ऊष्मा का उत्सर्जन। दूसरी बात ये कहते हैं कि जहां पर डेल्टा ई का मान है वो हमेशा क्या आता है? आपका धनात्मक आता है। जिस भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर इस ऊर्जा का मान और क्या है? ऊर्जा का मान धनात्मक और इसका मात्रक होता है वो किलो कैलोरी में होता है। जैसे मान लीजिए कि प्लस में डेल्टा ई का मान प्लस 10 किलो कैलोरी है ना। तो इस प्रकार से धनात्मक मान जहां भी दिखाई दे, धनात्मक मान आपको जहां भी दिखाई दे, वो सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे हमें ऊष्मा की क्या हो? प्राप्ति हो। ऊष्मा या ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। यानी उत्सर्जन होता है या क्या होती है कि प्राप्त होती है। ऊष्मा या ऊर्जा क्या होती है? हमें प्राप्त होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। और इनमें डेल्टा ई का मान हमेशा क्या रहता है? धनात्मक रहता है। यानी कि हमें ऊर्जा क्या हो रही है? मिल रही है। इसलिए डेल्टा ई है, यानी कि वो आपका क्या रहेगा? हमेशा धनात्मक रहेगा। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो देखिए कुछ एग्जाम्पल, यदि हम ऊष्माक्षेपी के एग्जाम्पलों की बात कर रहे हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के जो एग्जाम्पल है उनको यदि हम देखें तो देखिए सबसे पहले क्या है? जब भी आप चूने का पानी है, चूना है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। क्या बोला जाता है? बिना बुझा चूना। ये आपका क्या कहलाता है? बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। जब भी हम बिना बुझे हुए चूने में क्या डालते हैं? जल मिलाते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। देखिए जब भी हम इस बुझे हुए चूने में से क्या प्रवाहित करवा दें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाते हैं तो इसका रंग है वो दूधिया हो जाता है। किसके कारण से? दूधिया रंग हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से। और हमें एक कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं संगमरमर या खड़िया पत्थर या चूना पत्थर, जो स्फेदी करने के लिए काम में आते हैं, जो स्फेदी करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे ही हम इसकी उपयोग कराते हैं तो ये रंग वाह के साथ क्रिया करते ही ये स्फेदी करने में भी काम में आता है। जैसे हम कहते हैं ना कड़ी वगैरह, जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इससे हमें प्राप्त होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से यदि CO2 गैस हम प्रवाहित करवा दें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है, जिसको चूना पत्थर, खड़िया पत्थर या संगमर का सूत्र भी हम कहते हैं। दूसरा, यदि आपसे कहे कि शोषण क्या है? शोषण आपकी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि शोषण में क्या होता है? आपके ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसका विखंडन होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का विखंडन होता है। यानी ग्लूकोज हम भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। और जब ये हम शोषण के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ऑक्सीजन गैस क्या करती है? इस ग्लूकोज का क्या कर देती है? विखंडन कर देती है। और हमें CO2 प्लस में जल और प्लस में आपको क्या मिलती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और शोषण के दौरान जो ऊर्जा मिलती है ये किस रूप में होती है? ये ATP के रूप में मिलती है।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और ये आता है कि एक ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी की पूर्ण एटीपी कितने प्राप्त होते हैं, हमें 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। देखिए जिनमें से 36 एटीपी सामान्य ग्लूकोलाइसिस प्रक्रम से और 2 एटीपी हैं वो ग्लूकोलाइसिस प्रक्रम में हम अलग अलग से प्राप्त करते हैं। तो टोटल अगर आपसे पूछे कि एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से हमें कितनी एटीपी की आवश्यकता होती प्राप्त होती है, तो हमें 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, ये भी ध्यान रखना। साथ ही साथ यदि इसकी बात करें तो एक एटीपी में 9.7 किलो कैलोरी के लगभग होती है, तो इसको काउंट करके भी हम निकाल सकते हैं 281 पॉइंट समथिंग के लगभग हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें डेल्टा ई का मान भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से देखिए जब हमने बात की थी अमोनिया का निर्माण, जब भी अमोनिया का निर्माण होता है तो डेल्टा ई का मान क्या है, पॉजिटिव 10.5 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ प्लस ई का मान ये दर्शा रहा है कि अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसी प्रकार से यदि हम जल के निर्माण की बात करें, किसकी बात करें, जल का यदि निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण की यदि बात करें तो जल के निर्माण के दौरान भी हमें डेल्टा ई से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 136 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो इसका तात्पर्य हुआ जितनी भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्या है, हमें ऊष्मा देने वाली है, यानी ऊष्मा की हमें उससे क्या होती है, प्राप्ति होती है, ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, ऊष्मा या ऊर्जा का मान मिल रहा है, प्लस ई, इसीलिए इसको कहते हैं। देखिए इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कई बार पूछे जाते हैं। देखिए जितने भी साग सब्जी हैं यानी कि जो वनस्पति द्रव होते हैं उनका विघटित होकर क्या बनना, वर्मी कंपोस्ट का बनना। जितने भी आपके वर्मी कंपोस्ट हैं, जैसे केंचुआ खाद है, केंचुआ खाद है, ये खाद भी केंचुआ जो खाद होती है वो भी किस में आती है, आपके वर्मी कंपोस्ट में आती है। तो केंचुए के खाद से भी हमें क्या मिलता है, ऊर्जा या ऊष्मा की प्राप्ति होती है। साग सब्जियों के सड़ने से हमें क्या है, जो वर्मी कंपोस्ट बनते हैं उसमें भी हमें क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस द्वारा किसी का विघटन किया जा रहा है तो भी वहां हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से गोबर गैस या बायोमास के द्वारा हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, मेथेन गैस प्राप्त होती है, यहाँ भी ऊर्जा या ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देखिए संयोजन अभिक्रिया जितनी भी है उसके साथ साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो किस में सम्मिलित होती है, आपके ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी अम्ल है वो क्या करता है, किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनता है, लवण प्लस में जल बनता है, लवण प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। पूछा भी जा सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है, कि जब कोई अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए HCl प्लस में NaOH कि जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl प्लस में क्या बनता है, H2O जल बनता है। तो यानी सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी से सीधा प्रश्न आ जाता है कि शोषण किस प्रकार का प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। बायोमास का, बायोगैस का बनना किस प्रकार का है, तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो ये सामान्य जो सिंपल एग्जांपल है वो डायरेक्ट प्रश्न देकर पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि 3-4 लाइनें बनाकर या इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके विपरीत। हमने बात की थी 1 नंबर संयोजन की, इसके विपरीत होता है वियोजन या अपघटनीय, यानी जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन यानी अपघटनीय या हटना, या इसका मतलब वियोजन का मतलब होता है टूटना, है ना, या अपघटन, टूटना या अपघटन। तो क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक है, अभिकारक है पक्ष पर 2 या अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं। 2 या अधिक उत्पादों में क्या हो जाते हैं, आपके टूट जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। यानी कि जो रिएक्टेंट है, आपके जितने भी रिएक्टेंट है
वो अधिक प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बात करें, जैसे देखिए, जैसे हम बात करें, जैसे आपका ए बी है और ए बी टूट कर क्या है, ए प्लस में बी बन जाएगा। और मान लीजिए ए बी सी है, हो सकता है ये ए बी प्लस में सी। इस तरह से क्या होता है, जिस अभिक्रिया के अंदर आपको अलग अलग होते हुए दिखाई दे, यानी प्रोडक्ट है वो बहुत सारे बनते हुए दिखाई दे। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एकल अभिक्रमक, ऐसा भी आता है कि इस जगह कि एकल अभिक्रमक परस्पर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित हो जाता है या अपघटित हो जाता है या टूट जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, वियोजन या डिसोसिएशन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम वियोजन या अपघटनीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। जब भी आपसे बात आती है वियोजन अभिक्रियाओं की, तो हम वियोजन मुख्यतः तीन प्रकार से देखते हैं। वियोजन होता है उष्मा, यानी कि ताप में, तापीय अपघटन भी बोल देते हैं, या उष्मा या ऊर्जा हम देते हैं, या ताप जिस अभिक्रिया में प्रभावित करवाते हैं, तो उसकी उपस्थिति में कुछ न कुछ आपको अभिक्रिया जो दिखाई देती है, उष्मा की उपस्थिति में जितनी भी अभिक्रियाएं दिखाई देगी उसको हम बोलते हैं उष्मीय वियोजन। क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन में क्या होता है कि हमने कहा था कि कोई ना कोई एकल अभिक्रमक, जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपसे प्रश्न आ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का विघटित होना या अपघटित होना किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट की जैसे हम इसमें ताप प्रभावित करते हैं तो बुझा हुआ चूना और हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे यहाँ गैस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस आपको प्राप्त होती है। आपसे पूछ ले कि कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें वियोजन से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, चार ऑप्शन आ जाएंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। हो सकता है CO का ऑप्शन भी दे दे, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो इसको भी आप विशेष तौर से ध्यान रखना। कौन सी गैस प्राप्त होती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। उसी प्रकार से आप जब फेरस सल्फेट, ये होता है आपका फेरस सल्फेट, ये होता है आपका लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ये होता है आपका पोटेशियम क्लोरेट, जैसे हम लेड फेरस सल्फेट का उसमें वियोजन करवाते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड। जंग लगने का सूत्र भी होता है। साथ में हमें दो गैसें दिखाई देगी, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जब फेरस सल्फेट का उसमें वियोजन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। एक तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, साथ में SO2 और SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब आप लेड नाइट्रेट का करवाते हैं तो आपको एक तो लेड ऑक्साइड मिलेगा, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगी, साथ में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो नाइट्रस ऑक्साइड ये भूरा रंग का होता है। पूछा जा सकता है कि इसका रंग कैसा होता है, तो ये भूरे रंग का, हमें नाइट्रस ऑक्साइड भूरे रंग की प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब आप पोटेशियम क्लोराइड का करवाते हो तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमें प्राप्त हो रही है वो किस रंग की होती है, तो भूरे रंग की। तो वियोजन का तात्पर्य हुआ कि जब दो कोई रिएक्टेंट, यहां देखिएगा कोई भी रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है। जो आपका अभिकारक या क्रिया करने वाली जो भी चीज है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो रही है, टूट रही है, विखंडित हो रही है या अपघटित हो रही है, यानी जिनका क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। और ये अपघटन कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला अपघटन जो होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, आपकी उष्मा या ऊर्जा की उपस्थिति में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। नंबर 2 देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा कौन सा होता है, प्रकाशीय वियोजन या सूर्य का प्रकाश, फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम HNU से लिखते हैं। फोटोलाइसिस प्रक्रम में क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यह होता है आपका सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। और जो आपका ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये श्वेत होता है। किस रंग का होता है, श्वेत रंग का। और जैसे इसमें से सिल्वर क्लोराइड में से ये सिल्वर है, ये ग्रे स्लेटी, ग्रे या स्लेटी कलर में
या हम इसको बोलते हैं धूसर। किस रंग में बदल जाता है? धूसर रंग में। यानी कि जैसे ये सिल्वर यानी चांदी है, अलग होती है चांदी, या इसको बोलते हैं सिल्वर या अर्जेंटीनियम जिसको हम बोलते हैं, ये क्या हो जाती है? पृथक हो जाती है, यानी चांदी का शुद्धिकरण होता है। सिल्वर जो क्लोराइड होता है वो स्वयं सफेद रंग का होता है, लेकिन जैसे ये सिल्वर और क्लोरीन है तो गैस कौन सी मिल रही है यहाँ पर? क्लोरीन। और ये जैसे ही पृथक होती है तो ग्रे या स्लेटी या दूसरे रंग की हो जाती है। किस रंग की हो जाती है? दूसरे कलर में चेंज हो जाती है। ये कलर भी पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। और जो आपका ये सिल्वर ब्रोमाइड है ना, इसका प्रश्न पूछा जाता है, ये आता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। यानी जो नेगेटिव बोलते हैं ना, नेगेटिव, पुराने जमाने में जो नेगेटिव बनते थे, नेगेटिव वाले कैमरे जो होते थे, उस नेगेटिव की स्पाई करके उसके वो जो फोटो तैयार होती थी, उस नेगेटिव को फोटो तैयार करने के लिए किसके घोल में डाला जाता था? सिल्वर ब्रोमाइड के घोल में डाला जाता था। इसलिए इसको हम बोलते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। उसी प्रकार से जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आप वियोजन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड प्राप्त होती है। इसी प्रकार इसके साथ साथ दो चीज और देखिए, एक होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिसको बोलते हैं अमिट स्याही। इसका प्रयोग किसमें होता है? अमिट स्याही में। एक होता है आपका AgI यानी सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट अमिट स्याही, जो अंगूठे की छाप लगाते हैं, चुनाव चिन्ह का जो स्याही होती है वो अमिट स्याही होती है। सिल्वर आयोडाइड होता है वो कृत्रिम वर्षा में होता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुख्य अभिक्रिया सामान्य देकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके श्वेत श्याम फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। क्या प्रवाहित करवाते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो जो भी यौगिक है वो यौगिक क्या है? अपने तत्वों या आयनों में बन जाता है, आयनों में टूटता है ना। तो इसमें देखिए दो भाग होते हैं, एक होता है कैथोड भाग, एक भाग होता है आपका एनोड भाग। कैथोड भाग है ये नेगेटिव चार्ज वाला होता है, एनोड भाग है ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। इसमें से सामान्य प्रश्न क्या पूछते हैं? जैसे हम जल में क्या डालते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ये आपको प्राप्त होगी कैथोड पर। कहाँ प्राप्त होती है? कैथोड पर। जबकि ऑक्सीजन आपको कहाँ प्राप्त होगी? आपके एनोड भाग पर। तो ये ना एनोड भाग पर प्राप्त होती है, क्योंकि ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। धनावेश ऋणावेश की ओर विद्युत धारा में हमें देखा है कि धनावेश ऋणावेश की ओर, जबकि ऋणावेश है वह धनावेश की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? आयनों के कारण से। किसके कारण से होता है? आयनों के कारण से। तभी तो क्या है कि जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लिक्विड भाग होता है जल, और जल में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जल में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है? क्योंकि इसमें आयन उपस्थित होते हैं। और कौन से आयन होते हैं? धनायन एवं ऋणायन उपस्थित होते हैं, है ना। फेज तार, न्यूट्रल तार जो भी हम बोलते हैं, धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। इसी कारण से विद्युत धारा का उपस्थिति में भी क्या होता है? अपघटन होता है। जैसे जल का अपघटन करवाते हैं इसी प्रकार से विद्युत धारा की उपस्थिति में इसका अपघटन करवा सकते हैं। विद्युत धारा के अपघटन में कैथोड और एनोड मुख्य होते हैं। और इसके आधार पर हम ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ प्राप्त होता है और ऑक्सीजन है वो कहाँ प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन आपके कैथोड भाग पर प्राप्त होता है, जबकि ऑक्सीजन है वो आपको एनोड भाग पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये विद्युत अपघटन भी पूछा जा सकता है। और आप ध्यान कीजिएगा, जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटनीय अभिक्रियाएं होती है, अपघटनीय अभिक्रियाएं हैं,
जितनी भी, वो सारी की सारी कैसी अभिक्रियाएं होती है, आपकी उष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और उष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, उष्मा या ऊर्जा को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है या दी जाती है, उष्मा या ऊर्जा दी जाती है। उष्मा या ऊर्जा देने के कारण ही अभिक्रिया संपन्न होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न करवाने के लिए हमें उष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है, वैसी वे रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती है, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। क्योंकि हमें इसके लिए जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं, अपघटनीय अभिक्रियाएं, सब में क्या है, चाहे उसमें वियोजन का कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने रख दे, जिसका भी वियोजन हो रहा है, हम जितने भी एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं, वो सारी की सारी क्या है, उसमें वियोजन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उष्माशोषी, क्योंकि उन अभिक्रियाओं के लिए हमें उष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट का पढ़ा तो इसमें भी उष्मा देनी पड़ती है। पोटेशियम क्लोराइड का जो हमने पढ़ा उसमें भी उष्मा देनी पड़ती है। तो जितनी भी अपघटनीय अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है, उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में भी में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्योंकि यहाँ उष्मा, सूर्य का प्रकाश जो है, यहाँ से हमें उष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है। और जब हम इसकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में मुख्य क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्लोरोफिल, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु होती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में हमें क्लोरोफिल चाहिए, और क्लोरोफिल में भी कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछे, क्लोरोफिल ए सबसे बेस्ट होता है, क्लोरोफिल ए बी सी होता है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल ए इंपॉर्टेंट होता है। उसी के माध्यम से ये विक्रिया संपन्न होती है और हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। इसी को हम श्वसन प्रक्रम के द्वारा ग्लूकोज का क्या करते हैं, विखंडन। तो हमें जीव पेड़ पौधों से हमें हमारे लिए बहुत आवश्यक प्रक्रम ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें श्वसन के दौरान ग्रहण करते हैं। और ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जो प्राप्त की, उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का विखंडन होगा और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर त्यागते हैं। यानी कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को गैस को लेते हैं और CO2 गैस को बाहर त्यागते हैं। तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस। ध्यान करना, पेड़ पौधे भी क्या है, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण जब होता है तो उसमें डेल्टा ई का मान हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव चार्ज आपको क्या दर्शाएगा, यानी कि यहाँ पर जो डेल्टा ई है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, डेल्टा ई का मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो वो सारी की सारी अभिक्रियाएं, जिस अभिक्रिया के अंत में अगर डेल्टा ई का मान ऋणात्मक दे रखा है, जैसे इस प्रकार से 43.2 किलो कैलोरी, 21.6 किलो कैलोरी, नाइट्रिक और नाइट्रस ऑक्साइड का जब निर्माण हो रहा है तो इसके अंदर जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी कि जो ऊर्जा लास्ट में हमें दिखाई दे रही है, है कि हमें इस अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए ऊर्जा या उष्मा देनी पड़ रही है। ऐसी अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक या उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी विक्रियाओं में क्या ध्यान रखना है, क्षेपी विक्रियाएं जितनी भी है वहां में उष्मा या ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जबकि उष्मा शोषी विक्रिया के अंदर में उष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है। तो वियोजन या अपघटनीय अभिक्रियाएं जितनी भी है वो क्या कहलाती है, आपकी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, वो सारी की सारी आपकी उष्मा शोषी कहलाती है। और यदि संयोजन का एग्जाम्पल पूछ ले तो वो आपकी उष्मा क्षेपी होती है। ये मुख्य एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपने अभिक्रिया का नेक्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है विस्थापन अभिक्रिया। और मैं एक बात बता दूं कि परीक्षा की दृष्टि से मैं 3 स्टार लगा रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से मैं इस पर 3 स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा आपको विस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रश्न आता है किसी अभिक्रिया का, तो वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया पूछी जाती है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। और उसके बाद यदि किसी को महत्व दें तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट और या सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक
क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, या विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें, जैसे मान लो कोई ए बी है और इसके साथ सी क्रिया कर रहा है, तो ये सी है वो अधिक क्रियाशील है, और इस ए बी में से इस एक को, यानी कि ध्यान करना ये सी है, ये इसके साथ अभिक्रिया एक को हटा देगा किसी को, और उसमें से ये क्या करता है, मान लीजिए ये ए को हटा रहा है तो बी सी जुड़कर ए क्या हो जाएगा, आपका विस्थापित हो जाएगा। यानी कि क्या करता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है। जैसे ध्यान करना, ये हो गया जिंक सल्फेट, और इसकी क्रिया हम कॉपर सल्फेट से करवा रहे हैं, ठीक है। ये जिंक अधिक क्रियाशील है, और ये अधिक क्रियाशील जिंक क्या करता है, कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है। चाहे किसी प्रकार से लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, देखिएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। यानी कि ये क्या करता है, जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। जिंक कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट, और हमें कॉपर प्राप्त होता है। और इस अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं। तो क्या करता है, इसके स्थान से हटाना है, इसके स्थान से अधिक क्रियाशील तत्व उसके कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं। अब देखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, अभिक्रियाशीलता का क्रम, इस क्रम को आप अच्छे से ध्यान रखना। अभिक्रियाशीलता के क्रम को आपको अच्छे से याद करना है। देखिएगा, सबसे पहले आता है पोटेशियम। क्या आता है, पोटेशियम। अभिक्रियाशीलता की यदि बात करें तो हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर आता है आपका कार्बन। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, जिंक, फिर आपका आता है आयरन, फिर आपका आता है लेड। जिंक, आयरन, लेड, जिंक, टिन और लेड, जिंक, आयरन, टिन और लेड, ठीक है। इसके बाद आता है मध्य, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद में आपका आता है कॉपर। कॉपर के बाद में आपके आता है मरकरी। मरकरी के बाद में आपका आता है सिल्वर। फिर आपके आता है गोल्ड। फिर आपके आता है प्लेटिनम। ये होता है अभिक्रियाशीलता का मुख्य क्रम। देखिए क्या होता है, सबसे अधिक क्रियाशील है यदि हम बात करें तो ये होता है आपका पोटेशियम। फिर आपके आता है सोडियम।
फिर आपके आता है कैल्शियम, फिर आपके आता है मैग्नीशियम, फिर आपके आता है एल्यूमिनियम, फिर आपके आता है कार्बन, फिर आपके आता है जिंक, फिर आपके आता है आयरन, फिर आपके आता है लेड ना। उसके बाद में आपके आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में आपके आता है Cu कॉपर, फिर आपके आता है Hg मरकरी, फिर आपके आता है सिल्वर यानी चांदी Ag, इसको आप क्या बोलते हो चांदी, फिर आपके आता है ओरम या गोल्ड Au यानी कि सोना, फिर आपके आता है प्लेटिनम Pt से हम लिखते हैं। ये होती है अभिक्रियाशीलता का मुख्य क्रम। अब यहाँ देखिएगा अभिक्रियाशीलता के मुख्य क्रम की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये होता है सर्वाधिक, सर्वाधिक, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन या मिट्टी का जो तेल हम बोलते हैं, मिट्टी का तेल, ठीक है, में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल में भी क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, जल में भी ये क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, इसलिए इसमें ध्यान करना पोटेशियम और सोडियम सर्वाधिक क्रियाशील अगर आपसे पूछे तो सर्वाधिक क्रियाशील कौन हो गया आपका, पोटेशियम। सबसे अधिक विक्रियाशीलता किसकी होती है, पोटेशियम की। यदि आपसे पूछ ले सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण जल में भी तुरंत मात्रा में आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो अभिक्रियाशीलता का क्रम घटता है। और यदि आपसे पूछ ले हाइड्रोजन के बारे में तो ये होता है आपका मध्य क्रियाशील। क्या होता है, मध्य क्रियाशील। अगर आपसे पूछ ले मध्य क्रियाशील, और यदि हम इससे नीचे जाएं तो अति अनभिक्रियाशील। देखिए जो ये दोनों हैं इनको हम बोलते हैं अनभिक्रियाशील। अनभिक्रियाशील क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोने और प्लेटिनम की जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या करती है, किसी भी वस्तु से अगर हम बात करें गोल्ड और प्लेटिनम की तो इस पर क्या नहीं लगती, इन दोनों पर कभी क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती। क्या नहीं लगती है, जंग। क्योंकि ये क्या है कि नमी और वायु की उपस्थिति में कभी भी क्या करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। क्योंकि ये सबसे क्या होते हैं, अनभिक्रियाशील होते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशीलता यदि आपसे पूछ ले तो सबसे कम यदि पूछे, सबसे कम किसकी है, प्लेटिनम की। सबसे कम यदि आपसे पूछ ले प्लेटिनम की। और इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है सभी साथियों के लिए, क्योंकि यहाँ से अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं तत्व कौन से हैं और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है। तो सोना और चांदी की बात करें, देखिए चांदी भी कम अभिक्रियाशील होती है लेकिन इस पर काली परत जम जाती है। चांदी पर किसकी परत जमती है, हमेशा काले रंग की, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड के कारण। काले रंग की इस पर क्या होती है, चांदी पर किस रंग की परत जमा हो जाती है, काले रंग की। Ag2 सिल्वर ऑक्साइड के कारण इस पर काले रंग की परत जमा हो जाती है। ये भी पूछा जा सकता है। तो इस अभिक्रियाशीलता को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और यहीं से प्रश्न आता है। प्रश्न को देखते आपको पता चल जाएगा कौन अधिक क्रियाशील है, कौन है कम क्रियाशील है। देखिए कैसे, अब आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम ये मानते हैं कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। चलिए एक सेकंड, आप साथी अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। फिर हम बात कर लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो अभिक्रियाशीलता का क्रम, चलिए हम बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयनों का आदान प्रदान ये क्या होता है कि द्विविस्थापन में क्या होती है कि दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व होते हैं वो भाग लेते हैं
उन दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक होंगे, जैसे ध्यान कीजिएगा, जैसे ए और बी कोई यौगिक है और प्लस में सी और डी कोई यौगिक है, ये परस्पर भाग लेते हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनके आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी मान लीजिए ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, ठीक है। ये मान लीजिए कि धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो देखिए ए हमेशा किसके साथ क्रिया करेगा, डी के साथ। ए किसके साथ अभिक्रिया करेगा, डी के साथ। प्लस में ध्यान करना, बी किसके साथ क्रिया करेगा, सी के साथ। सी भी लिख दो या बी सी लिख दो। यानी कि इस प्रकार से क्या होता है कि इनके आयन है, यानी कि आयनों का मतलब हो गया धनायन एवं ऋणायन। जब भी आपको ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहां पर क्या है आयनों का आदान प्रदान होते हैं यौगिकों के तत्वों में से, यानी परस्पर विस्थापित हो जाते हैं, आयनों का विस्थापन हो जाता है, आयनों का आदान प्रदान या आयनों का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। इस कारण से इसको बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक दो भाग लेने वाले जो दोनों यौगिक है उन दोनों यौगिकों के आयनों का क्या होता है, विस्थापन होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं। वहां केवल क्या होगा कि एक तत्व का विस्थापन होगा, यहाँ एक से अधिक तत्वों का जब विस्थापन हो रहा है, इस कारण ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, ये देखिएगा, ये है आपका सोडियम सल्फेट और ये है आपका बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है। ये मैंने कहा, ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो मैंने कहा कि जैसे ध्यान करना, ए किसके साथ रिएक्ट करेगा, डी के साथ, तो ए का डी के साथ, ठीक है, तो ए का डी के साथ देखिएगा अन्य, ठीक है। इसी प्रकार से बी और सी का, यानी ये क्या है आपका सी और बी, तो सी और बी ये है आपका ए और डी। ध्यान दीजिए कि यहां बन गया आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और ये आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ध्यान करना, जो ये बेरियम सल्फेट का आपको एक अवक्षेप प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एक अवक्षेप प्राप्त होता है। ये क्या होता है, एक लवण प्राप्त होता है। और ये ध्यान रखना, जितनी भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें आपको एक अवक्षेप प्राप्त होगा, एक आपको साधारण लवण होता है। इस कारण द्विविस्थापन अभिक्रिया जितनी भी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को दूसरा नाम क्या होता है, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया जितनी भी है उनका दूसरा नाम होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न आ जाए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों का या आयनों का के अंदर परस्पर आदान प्रदान या विस्थापन हो रहा है, तो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान एक अवक्षेप प्राप्त होता है, उस अवक्षेप के कारण इनको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी प्रकार जब आप सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड से क्रिया करवाते हो तो आपको सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आप जब कॉपर सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। यहाँ देखिएगा, ये क्या है, यहाँ सोडियम नाइट्रेट का अवक्षेप प्राप्त हो रहा, यहाँ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का एक अवक्षेप प्राप्त होगा, जबकि सोडियम सल्फेट एक लवण है, ये भी AgCl का एक लवण प्राप्त होता है, यहाँ सोडियम सल्फेट का एक लवण प्राप्त होता है। इस कारण ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की यदि हम जब बात कर रहे हैं तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपके मुख्य चीज यही है कि जहां आपसे ये चीजें हो रही है, तो सी और बी की जब हम बात करें तो इस चीज को आप इंपॉर्टेंट से ध्यान रखोगे, इस चीज को आप इंपॉर्टेंट मान के चलोगे। ये अभिक्रिया में जैसे अगर इस तरह से आपको दिखाई दे तो वहां इस अभिक्रिया को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, एक अवक्षेप प्राप्त होता है और एक आपको क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गया हमारा अवक्षेपण अभिक्रियाओं के कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिनमें एक नंबर एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट अपना है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय विक्रियाएं। देखिए यहाँ से ज्यादा प्रश्न आने की चांसेस नहीं है, फिर भी छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं। उत्क्रमणीय विक्रिया का मतलब है दोनों दिशाओं में, जबकि ये केवल होता है केवल एक दिशीय, केवल एक ही दिशा में जब अभिक्रिया चलती है तो ऐसी विक्रियाओं को दोनों दिशाओं में जब विक्रिया संपन्न होती है, यानी कि जब दोनों दिशाओं में विक्रिया संपन्न होती है, केवल एक ही दिशा में विक्रिया संपन्न होती है, जब दोनों दिशाओं में विक्रिया संपन्न हो रही है तो हम उसको उत्क्रमणीय विक्रियाएं बोलते हैं, यानी कि जिनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्ति संभव, यानी किसी चीज को बनाने के बाद यदि उसकी पुनः प्राप्ति संभव है, यानी किसी कारण को हटाते हैं तो वही भौतिक और रासायनिक प्रक्रम वाली बात है। यहाँ पुनः प्राप्ति संभव नहीं है, पुनः प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि क्या होता है, नया पदार्थ, क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। चलिए इसके दो चार एग्जाम्पल है, जैसे अमोनिया का निर्माण, अमोनिया के निर्माण की जब हम बात करें तो ये क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन आयोडाइड के निर्माण की बात करें तो ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार से कोयले के दहन की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने या मैग्नीशियम के फीते को जलाने की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम फीते को जलाने पर जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज के इस भाग में हमने क्या है कि अभिक्रियाओं के मुख्य जो प्रकार है, जैसे संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर ली है। और इस अभिक्रियाओं के पार्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आप हमारा पार्ट जो बचता है वो बचता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछा जाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं अब एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।